रही है। भारतीय जनता पार्टी वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे वोटों का पोलराइजेशन हो और हिंदू मुस्लिम मुद्दा है वो देश को बांटना चाहते हैं, देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, पहनावे के नाम पर, खाने के नाम पर। आज इन सब बुराइयों के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। ईडी तो बीजेपी के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, एनआईए उनके हाथ में है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका कितना दुरुपयोग। समझ लीजिए देश में पिछले 8 सालों में नफरत की बयार बह रही है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीर बर्नी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के महाराष्ट्र के इस्लाम जिमखाना में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी नसीम सिद्दीकी। आज हम इनसे बात करेंगे, अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के हालातों के बारे में ये विचार रखते हैं आज के हालात जो देश में चल रहे हैं उसके लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में व्यक्तिगत जो जानकारी है वो दें। देखिए, मैं नसीम सिद्दीकी, मैं महाराष्ट्र एनसीपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके पहले मैं महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता था। महाराष्ट्र सरकार में मैं 8 साल जो है माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, जिसको महाराष्ट्र की सरकार कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो है वो प्रदान करती है। और मौजूदा वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव आने वाले समय में हम राजनीति में देख सकते हैं? देखिए, पद यात्रा जो राहुल जी के द्वारा की जा रही है उसका स्वागत होना चाहिए और देश में सारे जो सेकुलर ताकतें हैं, जितने सेकुलर लीडर्स हैं, सभी ने उसमें अपना अपना सहयोग जो है देने का वायदा किया है। हमारे नेता माननीय पवार साहब ने भी ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में जब वो पद यात्रा दाखिल होगी तो उसके स्वागत के लिए वो स्वयं नांदेड़ जाएंगे। तो देश में आज 2 तरीके की राजनीति चल रही है। एक जो है लोगों को मेल जोल के साथ सेकुलर ताकतें जो है वो है, और दूसरी तरफ जो नफरत करने वाली ताकतें हैं वो है। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है और मुझे लगता है कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि देश एक बार अगर गरीब हुआ तो वो समझ सकता है, आर्थिक स्थिति देश की समझ सकती है, लेकिन देश के सेकुलरिज्म को खतरा हो जाएगा अगर देश के जनतंत्र को खतरा होगा, लोगों के मौलिक अधिकार को खतरा हो जाएगा, तो देश को फिर मजबूत करना या देश को तरक्की के विकास के रास्ते पे ले जाना बहुत कठिन हो जाएगा। पिछले 7-8 सालों से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में नफरत की बयार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे वोटों का पोलराइजेशन हो और हिंदू मुस्लिम दूरियां जो है वो बढ़े। और उनका वही मुद्दा है, वो देश को बांटना चाहते हैं, देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, पहनावे के नाम पर, खाने के नाम पर। आज इन सब बुराइयों के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि राहुल जी का जो ये मूव है, जो उन्होंने पदयात्रा की है, जो कर रहे हैं, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो उन्होंने प्लान किया है, जरूर इससे सेकुलर वैल्यूज जो है उनको ताकत मिलेगी। सेकुलर पार्टियों को एक साथ आकर बीजेपी से लड़ने की ताकत मिलेगी। 8 साल के अंदर ही ऐसा क्यों हो रही है पदयात्रा निकाली? देखिए, कोई भी काम जब भी होता है तो वो पहली बार ही होता है। ऐसा नहीं है कि 8 साल में पदयात्रा क्यों निकाली या 8 साल के बाद क्यों निकाली है। जब किसी चीज की जरूरत होती है, कोई बीमारी होती है, तो पहले बार में ही डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करता है, दवाएं देता है, दूसरे इलाज करता है, उसको परहेज बताता है, और जब लगता है कि बीमारी अब लाइलाज हो रही है तो फिर उसका ऑपरेशन करता है। मुझे लगता है कि 7-8 साल तक बीजेपी के खिलाफ सभी लोग खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे, वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, राष्ट्रवादी हो, या कोई भी पार्टी जो सेकुलर पार्टियां हैं, सभी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां देश के लोगों को जगाना बहुत जरूरी है।
वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो। कहना है, क्या नाम है कि ये विपक्ष वाले अपने आप को ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए भारत जोड़ो ये इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। देखिए, ईडी तो बीजेपी के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, एनआईए उनके हाथ में है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। एनसीपी और कांग्रेस के पास भी सीबीआई ईडी थी, तो सीबीआई ईडी का कांग्रेस ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, एनसीपी ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, हमने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमने देश के जो गद्दार थे उनके खिलाफ किया, जिन्होंने देश के साथ फ्रॉड किया उनके खिलाफ किया, जिन्होंने देशद्रोह किया उनके खिलाफ किया। लेकिन आज ईडी का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि अगर आप भ्रष्ट हैं, आप बीजेपी में चले जाइए, आप स्वच्छ हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। महाराष्ट्र के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा वजीर जो है, मिनिस्टर्स, जो पहले कांग्रेस में थे, जो एनसीपी में थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी के लोग लगाते थे, किरीट सोमैया लगाते थे, और वही लोग जब कांग्रेस एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए तो आज सारे के सारे वहां, उनमें से अधिकांश मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद हो गई, इनकम टैक्स के नोटिसेस वापस हो गए, ईडी की नोटिसेस उनसे वापस ले ली गई और उनको कोई परेशानी नहीं। ये काम तो एनसीपी और कांग्रेस ने भी किया था। बिल्कुल नहीं। आप मुझे, मैं आपको दावे के हो रहे थे गुजरात के अंदर, जब इनको दोषित ठहराया जा रहा था तो कांग्रेस ने भी मोदी और अमित शाह के वो लिए थे वापसी के। देखिए, केस वापसी लेना वो अलग बात है, लेकिन किसी को केस में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजना वो एक अलग सवाल है। आप भी समझ सकते हैं। आप ये मानते हैं कि ये जो आज देश के हालात है वो कांग्रेस और एनसीपी की? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज समझ लीजिए, देश में पिछले 8 सालों में नफरत की बयार बह रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश 8 साल पहले इतना खराब नहीं था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद थोड़े माहौल खराब हुए थे, लेकिन फिर से देश के लोगों ने आपस में भाईचारगी, प्यार मोहब्बत से देश के विकास को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन 2014 के बाद एक भी मुद्दा बीजेपी ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे उसको राजनीतिक फायदा ना हो रहा हो। नहीं, जब कांग्रेस आरोपों में घिर रही थी, क्या नाम है, एनसीपी आरोपों में घिर रही थी भ्रष्टाचार के, उस टाइम पे आपने सीट छोड़ी, और जब आपको पता था कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आप आगे चल के देश को ऐसा माहौल बना देंगे। देखिए, कभी भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने इस देश में ईडी का दुरुपयोग नहीं किया। हम लोग एक चीज समझ लें, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। तो हम लोगों ने तब भी दुरुपयोग हम लोगों ने एजेंसी का नहीं किया। बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है, हम लोगों ने हमेशा इसका सदुपयोग किया है। एक मिनट सुन लें आप, कि हमने स्वतंत्र तरीके से इन एजेंसियों को काम करने का मौका दिया। कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने या गृह मंत्री ने कभी भी किसी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी लगाओ ऐसा आदेश नहीं दिया। जिसके खिलाफ ईडी को सबूत मिला उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कोयला घोटाले में कुछ लोगों के खिलाफ मिला, जो गेम्स हुए थे उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मिला, उनको उसकी सजा मिली। लेकिन आज सिर्फ जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वहीं पर ईडी का जो है दुरुपयोग हो रहा है। वहां ईडी की इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है, मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ जो है वो ईडी की इंक्वायरी चल रही है। तमाम इस तरीके की किसी भी राज्य में, यहाँ महाराष्ट्र में जो सरकार बदली है, इसमें जो सरकार में मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं, इनमें कम से कम 1 दर्जन लोगों के खिलाफ ईडी के नोटिस थे, इनकम टैक्स के नोटिस थे। उन्होंने उद्धव जी की सरकार जाने के बाद आज वो सरकार में गए हैं। बीजेपी के साथ जो शिंदे गुट की सरकार है उसमें जाने के बाद कोई मामला नहीं है, सब खत्म हो गया, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं या बीजेपी वालों को देशभक्त मानते हैं? देखिए, देशभक्त का सर्टिफिकेट ना हम दे सकते हैं और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। एक चीज समझ लें, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन? हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लें, बीजेपी से या किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये देश के लोग तय करेंगे कि देशभक्त कौन है, और ये सारे देश के लोग जानते हैं कि देशभक्त कौन है। जो देश में प्यार मोहब्बत की बात करता है, जो एकता की बात करता है, वही देशभक्त है। जो देश को तोड़ने की बात करता है वो देशभक्त कैसे हो सकता है? आप इशारा समझ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब देश आजाद हुआ था, तिरंगा फहराया जाता, हमारे जनरल साहब ने, जनरल साहब ने तिरंगा फहराया था भारत का,
फिर से हम तिरंगा लाल किले के ऊपर, उस टाइम पे एक जगह तिरंगा फहराया जा रहा था तो दूसरी जगह तिरंगा जलाया जाता था। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने क्यों दिया, देशद्रोही क्यों नहीं लगाई? देखिए, फिर वही बात हम कहना चाहेंगे, जनतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, एक्ट करने का अधिकार होता है। अगर किसी ने तिरंगा जलाया था तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। आज जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे पिछले 50-55 सालों से, 60 सालों से तिरंगा नहीं, अभी कुछ दिनों पहले उनके यहाँ तिरंगा लहराने का, तिरंगा फड़काने का काम शुरू हुआ है। तो कोई सर्टिफिकेट ना दे इस बात का। रही कार्रवाई की, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी नहीं लगी, फिर हटा ली गई। तो एक बात में कोई एक्शन नहीं होती। आप मानते हैं कि आपसे चूक हुई? नहीं, चूक का सवाल नहीं होता है। देखिए, ना, बिल्कुल नहीं चूके, कार्रवाई होती रही। जब 26 क्या नाम है 1956 के अंदर देश, जब नेहरू जी ने इनको क्या नाम है एक कंडीशन पे छोड़ा था कि आप राजनीति में नहीं आओगे, सिर्फ एक संसद चलाओगे, तो फिर जैसे बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नाम है आरएसपी कार्यालय में सलाम करने गए, तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? देखिए, देश में सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। कांग्रेस की सरकारें पिछले 50-55 सालों में जो है, आज एक समझ लीजिए, जब देश आजाद हुआ था तो खाने के लिए गेहूं नहीं था, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। आज हमारा देश अगर इतनी तरक्की किया है, इतने हाईवेज बने हैं, भाखड़ा नंगल बांध बना है और बिजली का उत्पादन हुआ है, आज देश में हवाई जहाज बने हैं, तो ये बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के विचारों की देन है। और देश के बीजेपी के लीडर था, आरएसएस के लोग तो कहते हैं कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। अब देखिए, अगर आप जो है आरएसएस की जुबान बोलने लगे, आप मीडिया से संबंधित है, आपको पता है कि आज देश में 1-2 चैनल छोड़ दें तो कोई चैनल की क्रेडिबिलिटी नहीं बनी है। मैं तो टेलीविजन मैंने देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 98% न्यूज जो है वो फेक है, गलत है। लोग चैनल टीवी देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ना टीवी रिकॉर्ड गलत है। इस देश में कम से कम 50% लोग टेलीविजन देखते हैं, 70% लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही समझिए, टीवी और सोशल मीडिया गांव-गांव तक है, इंटरनेट गांव-गांव तक है। अब अगर मीडिया खुद बिक जाए और मीडिया को कुछ लोग खरीद लें, अपनी मुट्ठी में कर लें, आज मीडिया चैनलों पे क्या होता है, देश में शिक्षा पर कोई बहस नहीं है, बेरोजगारी पे बहस नहीं है, किसानों की आत्महत्या पर बहस नहीं है, विकास की बहस नहीं है। बहस किस बात की हो रही है? बहस मंदिर पे हो रही है, बहस मस्जिद पे हो रही है, बहस जो है हिजाब पे हो रही है, बहस नकाब पे हो रही है, बहस शिक्षा पे के जो है भगवाकरण पे हो रही है। अब आपकी ज्वाइंट सरकार बनेगी एनसीपी और कांग्रेस की, तो क्या आप इन मुद्दों को उठाएंगे या दबाएंगे? ये मुद्दे तो हमारी प्राथमिकता है। एक चीज समझ लीजिए, हमारी सरकार कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं उठाएगी जो जनता के हित में ना हो, उसके विरोध में हो। हम सांप्रदायिक की बात ही नहीं करते हैं। सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए जो प्रयत्न राजनीतिक तौर से हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होगा किसान, हमारी प्रायोरिटी होगी मजदूर, हमारी प्रायोरिटी होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। मेरा आपसे सवाल है कि जब कांग्रेस सभी को जोड़कर चलने की बात करती है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता का ये बयान सामने आना कि राहुल गांधी जो है वो किसी को आगे नहीं बोलने देते, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई चंद 1-2 नेता अगर बोलते हैं तो उसे कांग्रेस का वो ऑफिशियल लाइन है ऐसा नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस के हजारों लाखों लोग, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 1-2 नेताओं के बोलने से उसमें उनका कोई स्वार्थ भी हो सकता है। एक चीज समझ लें, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे स्वार्थी नेता हैं जो समय समय पर दल बदलते हैं, नेतृत्व को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो 2-4 लोगों के एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम द रूल्स, एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन। अगर 100 में 2-4% लोग पार्टी से गद्दारी करते हैं तो सारे लोगों को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हमें उम्मीद है, जैसा आपने कहा था भारत जोड़ो से आपकी सरकार आएगी, तो आप हमें लगता है कि आपकी सरकार आएगी। हम भी कहते हैं कि आप सरकार के बाद में हम आपसे मुलाकात करेंगे और इन मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ नदीम सिद्दीकी जी, जिन्होंने हमसे मौजूदा हालातों के देश के बारे में चर्चा की और बताया कि किस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी वापस आती है तो वो देश के मुद्दों को उजागर करेगी, न केवल ये राजनीति से संबंधित रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।